हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे 21 दिसंबर के डेट में हुआ जो आपका होम साइंस का पेपर था, उसके जो जनरल स्टडीज वाला पोर्सन है उसको हम सॉल्व करेंगे। साथियों, आप जानते हैं मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया और जहां से अभी तक जो 6 एग्जाम्स हुए, चाहे आपका कॉमर्स का हो, चाहे होम साइंस का, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स और साइंस, 6 विषय में आपने बहुत अच्छे खासे मात्रा में हमारे सॉल्व हुए कराए हुए क्वेश्चंस को आपने देखा। जी हाँ, मैंने आपको बताया है कई वीडियोज के माध्यम से कि आपको 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तक आप लोगों को इन एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कल कॉमर्स का पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था उनको देखने को मिला है। तो अगर आप इन वीडियोज को रेगुलरली नहीं देखते हैं, पीडीएफ ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उनमें कोताही ना करें, क्योंकि आप जानते जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में पीडीएफ ग्रुप में भेज देता हूं, जिससे आपको लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, और वहां पर अभी तक पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया गया। सप्ताह भर जितना पढ़ाता हूं, संडे को टेस्ट ले लेता हूं। कल संडे था, टेस्ट हुआ। बहुत सारे साथियों ने 90%, 92, 95, 98 और जो है 100% तक स्कोर आपने बहुत सारे साथियों ने किया है। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? ध्यान से देखिएगा भैया, पहला क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। तो यहां पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको अंदाजा लगेगा कि कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं वो आपको देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करें उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप खुद अपना एवेल्युएशन करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और एक बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको भी आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के रासायनिक संरचना में मैग्नीशियम केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की संरचना एक पोरफायरिंग जैसी होती है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम आयन जुड़ा होता है। यह संरचना हमारे रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से काफ़ी मिलती जुलती रहती है। बस अंतर यह होता है कि हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन यानी Fe होता है, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आपको याद भी होगा। लक्षद्वीप, मांजुली, मिनिकॉय और मोर। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर मांजुली। क्या है? मांजुली। ठीक है, आप सोते हुए भी इसको आपको याद होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली है। यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। 2016 में इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगातार कटाव के कारण कम हो रहा है, जो वर्तमान में लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है। मांजुली असमिया नौ वैष्णव संस्कृति का केंद्र है और यहाँ कई प्रसिद्ध जो है मठ स्थित हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता दिया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, किस देश में युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का जो है परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ध्यान देखें, रूस, चीन, भारत और यूएसए। तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका भारत। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में सॉल्व किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखें। अभी तक जो 3 क्वेश्चन हुए तीनों हम लोगों ने सॉल्व किया था। ड्रोन प्रहार भारत और ड्रोन शक्ति जैसे अभ्यास भारत द्वारा आयोजित किए गए। हाल ही के वर्षों में भारतीय सेना ने पंजाब, लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लोइटनिंग म्यूनिशंस की क्षमताओं को परखने के लिए कई अभ्यास किए। इसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों में जो तकनीक आधारित होंगे भारतीय सेना की तैयारियों को सुनिश्चित करना है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने का भी हिस्सा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो, आपको खूब याद होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, माउंटेन जो है प्लान। तो ये आपको बताना भाई, यहाँ पर कूट दिया गया है, तो इसको आपको
कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये पहला वाला 2 3 1 4। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये है साइमन कमीशन 1927 में। कई बार हम लोगों ने इसको जो है इसका गठन हुआ था, मतलब कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ और यह भारत कब आया 1928 में। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। ठीक है, अगर हम बात करें अब उसके बाद अगला नंबर आता है कम्युनल अवार्ड का। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, सांप्रदायिक पंचाट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैक्डोनाल्ड ने अगस्त 1932 में, कब, अगस्त 1932 में इसकी घोषणा की। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यह भी आप समझ लीजिए फूट डालो वाली नीति पर। क्रिप्स मिशन, अगला नंबर किसका आता है, क्रिप्स मिशन का। ये भाई कब आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत आया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से क्रम हो रहा। अब अगर हम बात करें माउंटबेटन प्लान का तो 3 जून 1947 को घोषित यह योजना भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का आधार बनी। यह कब, 1947 में। इस तरीके से हम लोगों ने इसका देख लिया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो कब किया था इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था भाई प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर देखें 4 विकल्प है। ठीक है, इनमें से जो सही विकल्प है वो है आपका 1890 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर 1890 में कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली 2 महिला स्नातकों में से एक थी और दूसरी कौन थी, चंद्रमुखी बसु थी और दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन भी थी। उन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह पहली बार था जब किसी महिला ने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। यह घटना महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी का प्रतीक बनी। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग, भाई याद होगा आपको ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसका आपको टैग का रंग बताना है, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। तो भैया है ये सफ़ेद। ठीक है, क्या है, सफ़ेद। इस तरीके से देखें, बीजों की शुद्धता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों के बीजों के थैलों पर अलग अलग रंग के टैग लगाए जाते हैं। प्रजनक बीज, इस पर सुनहरा पीला यानी सुनहरा पीला रंग का यानी गोल्डन येलो टैग होता है। आधारी बीज की अगर हम बात करें इस पर क्या होता है, सफ़ेद यानी जो है ये देखो यहाँ पर आधारी यानी फाउंडेशन सीड, तो इस पर सफ़ेद रंग का टैग होता है। तो ये भी ध्यान रखें, गोल्डन येलो ना पूछ ले आपसे। तो यहाँ पर प्रमाणिक बीज, इस पर नीला रंग का टैग लगा रहता है। यह किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर। देखो भाई, एक काम आप लोग बहुत गलत करते हैं कि वीडियो को ना तो लाइक करेंगे, ना तो शेयर करते हैं, ना तो हाइप करते हैं, ना ही आप कमेंट करते हैं। यार अगर आपको निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो करना चाहिए यार, गलत बात है। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ निश्चित तौर पर और आपको इससे मोटिवेट होना चाहिए कहीं ना कहीं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको आपको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पर्वतीय ये दर्रा है और ये सूची है। आपको सूची 2 को जो है सुमेलित करना है यानी कूट के माध्यम से। ये देखो कूट दिया हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो बारालाचा दर्रा, ये जो है कहाँ पर है आपको बताना है। यह जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखो यहाँ पर कूट के माध्यम से जो सही है वो आपको पहले ही बता दूं, ये है पहला। तो यहाँ पर 1 3 बारालाचा हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बारालाचा दर्रा। उसके बाद हमने देखा है आपका लिपुलेख दर्रा, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर हम बात करें नाथुला दर्रा का तो ये कहाँ है, सिक्किम में है। सोते हुए पूछ लेगा कोई तो इसको बता दो, नाथुला दर्रा सिक्किम में। अगर हम बात करें बचा है ये लिखा पानी दर्रा, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से ये आपका कूट होता है और आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने एग्जाम का आकलन लगा करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, कौन सी मक्खी कपास की नसी जीव है यानी पेस्ट है। तो सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, फ्लाई जो है साफ्लाई, तना। तो भाई ये सही विकल्प है क्या, सफ़ेद मक्खी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था। ठीक है, कपास की जगह को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में सफ़ेद मक्खी प्रमुख है। यह मक्खी पौधों का रस चूसती है और कॉटन लीफ कर्ल वायरस
जैसी बीमारियां फैलाती है, ठीक है, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलवर्म की, तो यह भी जो है कपास का एक बड़ा शत्रु है। फल मक्खी फलों को और तना मक्खी सोयाबीन दलहन को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग का रेखा का रंग होता है, जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और इसमें जो हम लोग सामान्यतः याद करते हैं वे ग्योर, ग्योर यानी आर माने रेड, ठीक है, ये आपका रेड यानी सबसे बाहरी रंग होता है लाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं उसमें रंगों का क्रम बाहर से अंदर की ओर लाल से बैंगनी तक होता है, ठीक है। विबग्योर का उल्टा ऐसा आर जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का सबसे अधिक होती है और पानी की बूंदों द्वारा उसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग चाँप के सबसे ऊपरी तथा बाहरी हिस्से में दिखाई देता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे नीचे या आंतरिक हिस्से में होता है। देखो भाई, इससे एक चीज़ आप और समझिएगा, इससे पहले जो हमने अभी जीएस का देखा था उसमें भी इन धनुष के 7 रंगों से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले थे कि कौन सा रंग ज़्यादा विचलित होता है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन वीडियोज़ को रेगुलरली ना देखते हो तो ये गलत बात है, आप देखें और इनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है भैया हाल ही में लॉन्च की गई जो द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, अरुंधति राय, शशि थरूर, चेतन भगत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है पंकज मिश्रा, ठीक है। आप हो सकता है कि आयोग ने जो भी आंसर माने, लेकिन ये पंकज मिश्रा हमारे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। और पंकज मिश्रा एक प्रसिद्ध निबंधकार और उपन्यासकार जो भू राजनीति और पश्चिमी साम्राज्यवाद पर लिखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 331, 139, 21। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है। क्या? अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में प्रावधान है था कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी इंडो इंग्लियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे उस समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर पर्वतीय वन चिनार, तटीय एवं दलदली वन सुंदरी वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन खजूर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम। तो इसमें देखो भाई कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं। खजूर कब से जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन होने लगा? तो ये जो है भैया क्या होता है, मरुस्थलीय जो है वन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी पर्वतीय वन चिनार हम लोगों ने पढ़ा है, और तटीय एवं दलदली वन सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम, कई बार हमने इस क्वेश्चन को देखा है अलग अलग तरीके से। आपको मैं जो डिस्क्रिप्टिव में बताता हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम जो है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो वही डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उनको देखना है, पढ़ना है रेगुलरली, ठीक है, घबराए नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है खजूर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है, यह शुष्क मरुस्थलीय एवं कटीले वनों का पौधा है, जहाँ वर्षा कम होती वहाँ आते हैं। तो अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड और रबड़ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये चारों आपका सही विकल्प है। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये देखो भैया, इसको भी देखिएगा। यहाँ पर है सलखान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सलखान पर तो हालांकि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है। यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। तो आप देखें यहाँ पर केवल एक सही, केवल 2 सही, एक ना तो 2, 1 व 2 दोनों, तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर केवल 1, ठीक है, दोनों नहीं सही। यहाँ पर जो है यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है, हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको सोनभद्र जीवाश्म
पार्क के नाम से जाना जाता है, ना कि रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क है। हालांकि उसी के पास में है, रॉबर्ट्सगंज के पास में, लेकिन उसके नाम से आधिकारिक नाम वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका गलत होता है, यानी आपका विकल्प बी सही होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? देखो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है एक बार। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है केरल। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में जो तीसरा संस्करण जारी हुआ था, जिसमें केरल ने 75 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा था और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 स्कोर के साथ जो है दूसरे स्थान पर थे। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की प्रगति को मापता है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार, झारखंड, असम शामिल थे। यह रिपोर्ट राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन देखें। एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है, पिघलाकार एक गोला बनाया गया, इस गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर। भैया आप देखें मैथ से, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पहला हमारे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, ये है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार भैया मान्यता दी गई? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही विकल्प है अनुच्छेद 21। देखो, निजता का अधिकार, अस्पृश्यता का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा, बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा है। तो ये आपको जो है आपको समझना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन सॉल्व करा, 16 में हमें लगता है कि 12 क्वेश्चन तो हम लोगों को पढ़ा हुआ ही देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान में निजता का अधिकार, अब एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21, क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत के तहत संरक्षित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। यह ऐतिहासिक निर्णय 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिया था। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत से माना कि निजता मानव गरिमा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यद्यपि संविधान के मूल पाठ में निजता शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार में अंतर्निहित माना है। इसके तहत अब डेटा सुरक्षित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। बर्फ से जमी हुई झील में मछलियां जीवित कैसे रहती हैं? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने भैया नहीं देखा था। ठीक है, देखिए बर्फीली सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, यही आपका सही भी आंसर है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मित्र। सर्दियों में झीलों के ऊपर बर्फ जमने के बावजूद मछलियां जीवित रहती हैं। इसका कारण जल का जो है असंगत प्रसार है। जब पानी ठंडा होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम। जैसे ही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस की ओर हो जाता है, पानी हल्का होकर ऊपर सतह पर आ जाता है और बर्फ बन जाता है। बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए वह बाहर की ठंड को नीचे की पानी तक नहीं पहुंचने देती है। इसकी वजह से ऊपरी सतह पर बर्फ होने के बावजूद नीचे का पानी द्रव अवस्था में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, जो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखें। बिदलकारी किस व्यवसायी वर्ग को कहा जाता है? बढ़ई, कुम्हार, बेंत का बनाने वाला। तो भाई इसको भी हम लोगों ने नहीं देखा था। यहाँ पर देखें, बेंत का काम करने वाला कौन है? बिदलकारी, यही सही विकल्प है। प्राचीन भारतीय साहित्य और शब्दावली में बिदलकारी शब्द का प्रयोग उन शिल्पकारों के लिए किया जाता है जो बेंत यानी बांस या सरकंडे को चीरकर वस्तुएं बनाते हैं। संस्कृत में बिदल का अर्थ होता है बिना गूदे या फाड़ा हुआ, जैसे बांस या बेंत की खरपच्ची, जैसे हम लोग देखते हैं गांव में जो है इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को यूज के लिए आती हैं। बिदलकारी का अर्थ हुआ टोकरी बनाने वाले, बास्केट मेकर जो होते हैं, या बेंत का काम करने वाले कारीगर। प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न शिल्पों के लिए विशिष्ट शब्द थे, जैसे जुलाहे के लिए तंदुआय, ठीक है, कुम्हार के लिए कुलाल, बढ़ई के लिए वर्धिक या तक्षक नाम दिए जाते थे। आगे बढ़ते रहते अगला क्वेश्चन। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, जबकि तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था।
5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपको बताना भाई सही विकल्प है हमारे हिसाब से सी। ठीक है, 3:5। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथ से हमारा ज़्यादा रिश्ता उतना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है कि पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राधा शर्मा, नजमा अख्तर, गौतमी शर्मा, उमा कांजी लाल। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, उमा कांजी लाल। हाल ही में अगर हम बात करें प्रोफेसर उमा कांजी लाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह इग्नू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि वह यह पद संभालने वाली पहली महिला है। ठीक है, इससे पहले वे इग्नू में ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस संकाय में प्रोफेसर थे। उनकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें नजमा अख्तर की, तो ये भैया जामिया मिलिया की पहली महिला वीसी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप देखो यहाँ पर भाई ये है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया ही है। अगर आपको मैं बताऊं तो इस तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। देखिए यहाँ पर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो कर्क रेखा है वो उसका जो है मतलब कितना 23.5 डिग्री किधर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, सब पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कर्क रेखा किधर होता है 23.5 डिग्री जो है उत्तर की ओर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ये हो गया। अब अगर देखें बी का 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप मिला लेंगे तो बी का 1। अब जो 1 में कौन है, पहला वाला ही है। ठीक है, ये वाला है। अगर हम बात करें इसकी और सत्यता कर लें, मकर रेखा। अब भाई ये उत्तर हो गया तो मकर रेखा किधर चला जाएगा, दक्षिण चला जाएगा। तो सी का आपका 2 हो गया, ये भी मिल गया। ठीक है, अगर हम बात करें अब आर्कटिक और अंटार्कटिका, तो जो अंटार्कटिका है वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो वहाँ पर क्या है, ये इसका हो जाएगा भैया ये 6.5 डिग्री, मतलब 1 का 4 हो जाएगा। तो ये भी आपका मिल गया। उसके बाद बचा है क्या आपका, ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त में, ये है 6.5 डिग्री उत्तर। तो इस तरीके से बहुत आसान था, इसको कोई बहुत ज़्यादा इसमें साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला ही विकल्प सही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम देखें वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है उन्हें कहा जाता है निजी कामगार, गिग वर्क्स, संस्थागत कर्मचारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे एग्जैक्टली याद है इस क्वेश्चन को, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत कम, अभी हाल ही में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है वो है गिग वर्क्स। ठीक है, ऐसे कर्मचारी जो गिग वर्क्स कहा जाता है। गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पारंपरिक अस्थायी नौकरियों के बजाय अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस काम आता है। ठीक है, का काम होता है। उदाहरण के लिए जोमेटो, स्विगी, उबर के ड्राइवर या ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेने वाले फ्रीलांसर, ये कर्मचारी किसी कंपनी के पेरोल पर स्थायी नहीं होते, बल्कि जो है काम के आधार पर इनको भुगतान दिया जाता है। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग वर्कर्स को परिभाषित किया, जिन्हें जो है सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। टी कृष्णामाचारी, गोपाला स्वामी अयंकर, के मुंशी, के संथानम। सही विकल्प क्या भाई, अभी रिसेंटली ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के संथानम सही विकल्प है भैया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को था। इसके जो सदस्य 7 थे उनमें जो है के संथानम जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की। देखिए यहाँ पर मुर्शिद को लिखा, शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, चिन किलिच खान। भैया बहुत अच्छे से याद होगा आपको, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। ये सही विकल्प है चिन किलिच खान। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान किया हुआ था। ध्यान से देखिएगा, हैदराबाद राज्य के संस्थापक चिन किलिच खान थे, जिन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क और आसफ जाह की उपाधि दी थी। 1724 ईस्वी में उन्होंने मुगल दरबार की गुटबाजी से तंग आकर दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, जिसे शंकर खेड़ा के युद्ध में मुखारिज खान को हराकर सुदृढ़ किया।
ठीक है। अगर हम बात करें मुर्शिद कुली खान बंगाल के संस्थापक थे। कौन? ये मुर्शिद कुली खान की, तो ये थे क्या? बंगाल के संस्थापक। और अगर हम बात करें शुजाउद्दौला की, तो ये अवध के नवाब थे। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ, खूब अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिनमें कांडला, ठीक है, एशिया का पहला EPZ स्थापित किया गया। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने खूब अच्छे से सॉल्व किया है। 1965, 1960, 1970, 1968। तो ये भैया है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ए, 1965। ठीक है, एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। भारत ने बहुत पहले ही यह पहचान लिया था कि निर्यात बढ़ाने के लिए कर मुक्त क्षेत्रों की आवश्यकता है। EPZ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के आयात पर शुल्क छूट और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। बाद में अगर हम बात करें 2000 में सरकार ने EPZ यानी सन 2000 में सरकार ने EPZ मॉडल को और बेहतर बनाकर विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति पेश की और 2005 में SEZ अधिनियम पारित किया। आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो भैया, ये है आपका जो है गणित का क्वेश्चन। इसका आपको देख लेना है, इसका सही आंसर है पहला वाला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। भाई सन्यासी विद्रोह, विद्रोह, चुनार विद्रोह, भील विद्रोह। देखो ये भैया आपने याद आ गया होगा इस क्वेश्चन को भी। देखो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हो। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हमने देखा था और उसके बाद इसको अगर अभी देखो हम सुमेलित किए थे, आप जानते हैं। तो ये कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके बाद चुनार, भील विद्रोह। ठीक है, तो आराम से इनका भी आंसर आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो व्याख्या की जाती है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ पहले ही आप लोगों को बताया जाता रहता। देखिए यहाँ पर जो आपका कूट सही है वो है आपका बी। ठीक है, ए का 2। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, यह बंकिम सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का आधार भी है। ठीक है, यह 1763 ईस्वी में शुरू होकर के 1800 तक छिटपुट रूप से चलता रहा। ठीक है, अगर हम बात करें अगला बी का 1, ठीक है, यहाँ पर ये चुआर विद्रोह, ये 1666 से 1772 चुआर भूमि कर बढ़ाने के कारण बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, अगर हम बात करें भील विद्रोह, तो ये है भैया 1818 से 1831। देखो यहाँ पर, तो ये अंग्रेजों के आगमन और कृषि संबंधी कष्टों के कारण खान देश में हुआ था। अगर हम बात करें पोलीगर विद्रोह, तो ये 1799 से 1805 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थानीय सामंतों ने ब्रिटिश संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आंसर आपको मिलता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए भैया सही विकल्प है आपका यहाँ पर क्या, ट्रापा लेमना उल्मिया एजोला। भाई देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एजोला एक छोटा तैरने वाला जलीय फर्न है। इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला की पत्तियों में इनाबीना नामक नील हरित शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है। यह शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है यानी फिक्सेशन करता है और उसे पौधे के लिए उपयोगी रूप में बदल देता है। इससे धान की उपज में वृद्धि होती है और रासायनिक यूरिया की आवश्यकता कम हो जाती है। तो आगे देखो भैया, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन श्रमिक है? वर्कर कौन है भाई? ये जुआरी यह सबसे बड़ा वर्कर है, भिखारी ये भी सबसे बड़ा, तस्कर मोची। भाई बताओ, ये सब तो फ्री फंड वाले हैं। ठीक है, आया राम गया राम, मिल गया तो ठीक है, नहीं चलो राम है राम। यहाँ पर देखो मोची है बेचारा जो मेहनत करता है। ठीक है, ये वर्कर होता है। बाकी जुआरी ये भी राम भरोसे, भिखारी ये भी राम भरोसे, तस्कर भी राम भरोसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोची जो है, जैसे कॉबलर हम इंग्लिश में कहते हैं, वह किसी भी आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलग्न होकर वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
श्रमिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भिखारी जुआरी ये सब जो है इसमें कोई इनका सहयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। दिए गए जो है नीचे दिए गए जो कूट है उनमें आपको बताना है। देख भाई बड़े ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। यकृत, ठीक है, मल विसर्जन, मलाशय, पित्त रस का स्राव, छोटी आंत, जल का अवशोषण, बड़ी आंत, पाचन। तो आप अगर ना कुछ समझ में आए तो मलाशय इतना तो याद होगा, मलाशय मल विसर्जन। दो आप देखो बी का 1, अब बी वाले में 1 कहाँ मिल रहा है, ये पहले मिल रहा, बस इसी को आंख मूंद करके मार दीजिए, बाकी अपने आप मिलता चला जाएगा। यकृत पित्त रस का स्राव, ठीक है। छोटी आंत पाचन पूर्ण करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। इस तरीके से आपको सारा यहाँ पर सही मिल गया। हमने देखा कि आप लोगों को कम से कम जो है यहाँ पर 20 से 21 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी भी आप इसको बड़ी लाइटली ले रहे हो तो बिल्कुल भी गलती मत करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्वाइन करें। जो मैं लगातार आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, आप उनको देखें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अभी तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किए हो तो कई लो भैया, पाप लागी बहु मेहनत करा था भला। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।